अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं मोहम्मद दिलशाद आलम आपका खैर मकदम करता हूं एक बार फिर से आपके ही अपने चैनल शाद क्लासेस पर। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 10th में उर्दू ले रखे हैं, और अगर से आपका एग्ज़ाम है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अगर से आपने ये वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आपकी जो 15 नंबर यानी कि 50 नंबर ऑब्जेक्टिव आती हैं, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर से आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। तो बेसिकली इसमें मैं 5 पेपर है जो मैंने चूज करा है, इसको सेलेक्ट करा है, जो जिसमें जितने भी पेपर्स हैं सभी में जो ऑब्जेक्टिव मैंने सिलेक्ट करा है वो बहुत ही वीवीआई रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं सभी पूछे जा चुके हैं पहले भी, और इस तरह क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें आपको 5 पेपर में सोल्व कराने वाला हूँ, जिसमें एक पेपर में आपको 50 ऑब्जेक्टिव दी हुई हैं। इस तरह से आपके लगभग 200+ आपको ऑब्जेक्टिव इसमें कराऊंगा। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऑब्जेक्टिव आपको छूटने वाला है। इसमें आपको जो 2 बुक पढ़नी होती है, आपको दरख्शां दरख्शां रोशनी और आपकी जो क़वाइद से भी क्वेश्चन आती हैं वो तीनों इसमें ऐड है। तीनों यानी कि दरख्शां बुक से भी, रोशनी बुक से भी और क़वाइद से भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी इसमें दी हुई है। तो अगर से आप इसको देखते हैं तो आपके सभी ये इजीली सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। तो चलिए ज़्यादा वक्त को ज़ाया ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। इससे पहले मैंने 10th क्लास की जो बुक होती है दरख्शां, उसकी फुल पीडीएफ अपने चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ, आप उसको डाउनलोडिंग कर पढ़ सकते हैं। इससे पहले ऑब्जेक्टिव वीवीआई है उसका भी मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया है पूरी बुक का। पूरी बुक जितने भी चैप्टर्स उसमें पढ़नी सभी का मैंने आपको ऑब्जेक्टिव दे दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं। और क़वाइद का भी ऑब्जेक्टिव मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, स्पेशल वीडियो उसका बनाया था मैंने, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और मेरे चैनल पर भी वो अपलोड है। और सब्जेक्टिव का भी मैंने जो लॉन्ग है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आती हैं मैं उसका भी आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ। इस वीडियो में बेसिकली मैं ओवरऑल आपका जितनी भी बुक है जो दरख्शां, रोशनी और क़वाइद से रिलेटेड सारी एक इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो आप इसमें लास्ट तक ज़रूर बने रहें इस वीडियो में, तभी आप सभी सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा वक्त को ज़ाया ना करते हुए इसको हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से ये पहला पेपर आप कराने वाला है। यहाँ पर हिदायत यानी कि इंस्ट्रक्शंस दी हुई है आपको किस तरह से पेपर को फिल करना होता है। तो आप जान ही करते होंगे। इसमें आपको 15 जो 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव आती हैं वो मैं यहाँ कराने वाला हूँ जितने भी हैं। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। और यहाँ पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको अगर से आंसर आ रही हो तो आप ज़रूर लिखें कमेंट में जो भी आंसर आपको याद हो, अदरवाइज़ याद नहीं हो तो याद करने की कोशिश करें, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इसमें लास्ट तक बने रहेंगे, मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिटेल से आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, तौबतुल नशूर क्या है? याद रखेंगे तौबतुल नशूर एक क्या है, तो एक नॉविल है। तौबतुल नशूर एक नॉविल है, याद रखेंगे। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड में, गुलजार नसीम का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो जो गुलजार नसीम का ताल्लुक़ है वह आपका मसनवी से है। किससे है? मसनवी से है। इसके बाद अफसाना भावीजान किसकी तख्लीक है? तो अफसाना भावीजान जानती होंगे वो सुहेल अज़ीमाबादी की तख्लीक है। सुहेल अज़ीमाबादी की क्या तख्लीक है? भावीजान जो लिखी हुई है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट, जो बिजली का खंभा किसका लिखा हुआ है? तो बिजली का खंभा जो लिखा हुआ है आपका वो निदा फाजली का लिखा हुआ है। बिजली का खंभा निदा फाजली का लिखा हुआ है। इसके बाद हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई? तो हसन नईम की जो पैदाइश है आपका वो कहाँ हुई है बताएंगे। तो उनकी पैदाइश है वो पटना में हुई है। हसन नईम की जो पैदाइश है वो पटना में हुई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 जो नंबर यहाँ से है आपका, सर सैयद अहमद खां की वफ़ात कब हुई थी? तो सर सैयद अहमद खां की जो पैदाइश है, सॉरी वफ़ात है, वो 1898 ईस्वी में हुई थी। वफ़ात इनकी 1898 ईस्वी में हुई थी। जो राइट आंसर दिया हुआ है 1898 बी में। इसके बाद है नज़्म
इंडिया गेट किस शायरी की तख्लीक है? तो वो जो तख्लीक है आपका, यानी कि किसने लिखा है, किस शायर ने, तो आपका जो राइट आंसर होगा आप यहाँ देख सकते हैं, जोश है, मिजाज है, ज़फ़र गोरखपुरी है और जगन्नाथ आज़ाद है। तो जो भी राइट आंसर है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका इंडिया गेट लिखने वाले हैं जगन्नाथ आज़ाद। जगन्नाथ आज़ाद यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 का सी आपका राइट आंसर जगन्नाथ आज़ाद हो जाएगा। इसके बाद 8 में चलते हैं, जो क्वेश्चन है यहाँ, इनमें से किस शायर का ताल्लुक सूबा बिहार से है? तो हसन नईम का, अहमद फराज का, अली जाफ़री और चिकम से दिया हुआ है। तो 8 का जो राइट आंसर होगा आपका ए हो जाएगा। हसन नईम का ताल्लुक था पटना से, यानी कि सूबा बिहार से है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका है, ओ बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए। ये परवीन शाकिर का आपका गज़ल है, शेर में उसी एक मिसरा है उसमें से लिया गया है गज़लों से। परवीन शाकिर का ये है, बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए। किसके? फूलों के तन चाक हो गए, मौसम के हाथ फेंक के शफाक हो गए। ये पूरा इसका है। इसके बाद है, इरफान सिद्दीकी किस हैसियत से मशहूर हैं? तो इरफान सिद्दीकी जो आपको मशहूर है वो है गज़ल गो से। गज़ल गो यानी कि इरफान सिद्दीकी का आपका क्या पढ़ना है? गज़ल पढ़नी है। इस वजह से आप इसमें गज़ल में सही मारेंगे राइट आंसर। नेक्स्ट आप भी कमेंट करें अगर से आपको याद हो तो। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ सामने। किसी की मौत पर जो नज़्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं? पहला है गज़ल, मशनवी, मरसिया और कसीदा। तो किसी की मौत पर जो हम लोग नज़्म कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं मरसिया। मरसिया जो रसा से मस्तक है, जो अरबी लफ्ज़ है, और रसा का मानी होता है रोना। तो किसी की मौत पर जब हम रोते हैं, बिलबिलाते हैं और उस पर जो नज़्म कहते हैं तो उसको हम लोग मरसिया कहते हैं। किसी की मौत पर जो नज़्म कही जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं मरसिया। 11 के बाद आपका 12 नंबर देखेंगे, तो जो है आपका आरिफ की मौत पर का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो आरिफ की मौत पर जो इसका ताल्लुक है आपका मरसिया से है। जो लिखने वाले हैं असदुल्ला खां गालिब, आरिफ की मौत पर। नेक्स्ट, कटी हुई साख किसकी तख्लीक है? तो कटी हुई साख जो है आपका बताएंगे वो है सी, यानी कि कमर जहाँ का कटी हुई साख। दौलत दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, इसका बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद 15 नंबर यहाँ से है, खड़ा डिनर किसकी लिखी हुई है? तो खड़ा डिनर जो लिखी हुई है आपका सैयद मोहम्मद जाफरी की लिखा हुआ एक ज़रीफ़ाना नज़्म है। इसके बाद 16 नंबर यहाँ है, अब्दुल गफूर शहबाज ने किसके नाम खत लिखा? तो अपनी बेटी शुक्रिया का नाम, अपनी बेटी शुक्रिया का नाम। दर्ज झेल में से कौन सी नज़्म चिकविस्त की है? तो चिकविस्त का पढ़ना है हम लोग को, मुनाज़िर फ़ितरत चिकविस्त की लिखी हुई नज़्म है। फिर यहाँ पे है, तसलीस हयात किस का शेरी मजमुआ है? तो आप याद रखेंगे इनका परवेज़ साहदी का ये तसलियात हयात में शेरी मजमुआ है। फिर है, मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल कब हुआ था? तो मिर्ज़ा गालिब का जो कहाँ हुआ था? तो मिर्ज़ा गालिब की इंतकाल है दिल्ली में, वहीं इनका मजार शरीफ है। पैदाइश इनका आगरा में है, पैदाइश आगरा में है, इंतकाल दिल्ली में है। याद रखेंगे गालिब की। नज़्म हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है? तो हम्द में खुदा की तारीफ़ की जाती है, और जो रसूल यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं नात। और जो बादशाहों की जाती है उसको बोलते हैं हम लोग कशीदा। और औलियाए कराम की जो की जाती है उसको बोलते हैं हम लोग मनक़बत। ये याद रखेंगे सभी आप। इसके बाद नेक्स्ट है, शबनम कमाली का असली नाम क्या है? तो शबनम कमाली का असली नाम था मुस्तफ़ा रज़ा। मुस्तफ़ा रज़ा शबनम कमाली का असली नाम था। इसके बाद शबनम कमाली किस ज़िला में पैदा हुए? तो उनका जो ज़िला था वो सीतामढ़ी पुखरैरा था। सीतामढ़ी पुखरैरा में शबनम कमाली पैदा हुए थे। शबनम कमाली कब पैदा हुए थे? तो शबनम कमाली जो पैदा हुए थे आप बताएंगे इसमें से। शबनम कमाली की पैदाइश 1929 में हुई थी। जो राइट आंसर ए है आपका 1929। शबनम कमाली जमहूरिया हिंद अवार्ड से कब नवाजे गए? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 2004 में, सॉरी 1999 में नवाजे गए थे, यहाँ पे नहीं, डी इसका राइट आंसर होगा। 25 में चलते हैं, सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? तो सुहेल अजीम आबादी के जो बचपन का नाम था वो था मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम था। इसके बाद सुहेल की पैदाइश कब हुई है? तो सुहेल की पैदाइश कब, यानी कि सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में हुई है। सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानी मजमूआ का नाम क्या है? तो
तो इनके जो पहले अफसानवी मजमूए का नाम है वो है आपका चार चेहरे। इसके बाद 28 आपको यहाँ से है शुरू। यस, सुहेल का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो जो है आपकी भाभीजान। इसके बाद शहर पटना का एक पुराना रोजनामा अखबार साथी कौन निकालता था? तो आप याद रखेंगे जो साथी रोजनामा था उसके निकालने वाले थे ही सुहेल अजमाबादी। इसके बाद जो है आपका अफसाना निगार किस लड़की से शादी करना चाहता था? तो उसका नाम था जमीला, जो है बी आंसर। इसके बाद रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी? तो उसका नाम है सम्मी, यानी कि बी, सम्मी का खर्च बर्दाश्त करती थी रुकैया भाभी। इसके बाद है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? तो इसका जो आंसर होगा आपके सामने है, वो आपका है पटना, यानी कि पटना में बिहार सूबा में पैदा हुई थी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। फरार किसका अफसाना है? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है। इसके बाद डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौज़ूआत पर महारत रखते थे? तो नफ्सियात के मौज़ूआत पर महारत रखते थे, यानी कि साइकोलॉजी के मौज़ूआत, यानी कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट पर। इसके बाद है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है? तो इनके वालिद का नाम क्या है बताएंगे आप 35 का। सैयद मोहम्मद बशीर है, सैयद मोहम्मद रशीद है, तो ये सैयद मोहम्मद रशीद इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 36 है जो आपके सामने, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में इल्म नफ्सियात के प्रोफेसर थे? तो इनका जो इल्म नफ्सियात के जो प्रोफेसर थे वो थे पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी पटना में ये नफ्सियात के प्रोफेसर थे। इसके बाद है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसाने के पहले मजमूआ का नाम क्या था? तो इनके जो पहले अफसाने मजमूआ का नाम था उसका नाम है अनोखी मुस्कुराहट। अनोखी मुस्कुराहट इनके पहले अफसाने मजमूआ का नाम है। महमूद किस अफसाना का किरदार है? तो है आपका फरार का। 38 आपका ए हो जाएगा। इसके बाद डॉक्टर कमर जहाँ का ताल्लुक किस सूबा बिहार के किस ज़िला से है? तो सूबा बिहार का ज़िला जो है वो समस्तीपुर से है डॉक्टर कमर जहाँ का। इसके बाद 40 नंबर, डॉक्टर कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या है? तो डॉक्टर जहाँ के जो वालिद का नाम था वो था सैयद अताउल हक, जो आपका बी है, सैयद अताउल हक इनके वालिद का नाम था। नेक्स्ट है डॉक्टर कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हुए? तो ये जो उस्ताद थी 41 का देखेंगे आप, वो था पटना यूनिवर्सिटी नहीं, भागलपुर नहीं, मगध यूनिवर्सिटी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका मगध यूनिवर्सिटी में थी डॉक्टर कमर जहाँ उस्ताद थी जो। इसके बाद है 42 के बाद 42 है निसाब में शामिल अफसाना कटी हुई साख किसके अफसाना निगार कौन है? तो है डॉक्टर कमर जहाँ। इसके बाद डॉक्टर कमर जहाँ ने कब से अफसाना लिखना शुरू किया था? तो ये जो अफसाना लिखना शुरू किए थे 43 का आप बताएंगे। तो इन्होंने शुरू किया था 1968, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। 1959 से इन्होंने लिखना शुरू किया था अफसाना। इसके बाद है 44, डॉक्टर कमर जहाँ की पहली कहानी जुनून वफा किस रिसाला में शायर हुई थी? तो इसके शायर जो शाया हुई थी किस रिसाले में आप बताएंगे। पहला है यहाँ पर नदीम, शुबैनूर, आजकल और 20वीं सदी। तो इसका राइट आंसर होगा नदीम में, नदीम में शायर हुई थी। इसके बाद है 45, निगार अजीम का असल नाम क्या था? तो था मेहर निगार, मेहर निगार इनका असल नाम था। 46 में क्वेश्चन क्या है आपका ये देखेंगे, निगार अजीम का अफसाना आसियाना किस तरह का अफसाना है? तो एक क्या है आप बताएंगे 46 का, नफ्सियाती है, समाजी है, रूहानी है, जासूसी है। तो जो आसियाना आपका है वो एक निगार अजीम का समाजी हो जाएगा, समाजी। 46 का आपका समाजी हो जाएगा, समाज से रिलेटेड है। इसके बाद है जो निगार अजीम का गहन कब साया हुआ? तो ये इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो इसका ये रॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पर, निगार अजीम ने किस मौजू में एम किया था? तो उन्होंने किया था, अब बताएंगे 48 का, तो फारसी और अंग्रेज़ी में इन्होंने किया था। ऐसे पेंटिंग में भी इनका दिया जाता है, निगार अजीम पेंटिंग में भी एम किए थे, आप उसको भी याद रखेंगे। इसके बाद है 49, निगार अजीम ने किस शायर की शख्सियत और उनकी शायरी पर एक अहम तनकीद की है? तो ये बहादुर शाह जफ़र के, बहादुर शाह जफ़र इसका राइट आंसर होगा 49 का। इसके बाद है निगार अजीम के सफ़रनामे का नाम क्या था? तो इनका सफ़रनामे का नाम था गर्द आवारगी, गर्द आवारगी निगार अजीम के सफ़रनामे का नाम था। तो ये 50 क्वेश्चन आपका 1 पेपर से हुआ है। इसके बाद सेकंड पेपर चलते हैं हम लोग।
सेकेंड पेपर में आपके 50 क्वेश्चन हैं और आप देख भी रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी ऑब्जेक्टिव ये पूछी जाती हैं आपकी एग्ज़ाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। अदनान और फरहान कौन थे? तो अदनान और जो फरहान थे आप बताएंगे कौन थे। अदनान और फरहान आपके बरकत अली के क्या थे? वो पोते थे। बरकत अली के दामाद नहीं थे, भांजे नहीं, बेटे भी नहीं थे, पोते थे। पोते थे ये। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो एक संगीन मसला है, संगीन मसला है ग्लोबल वार्मिंग। इसके बाद थर्ड नंबर है क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो क्योटो में जो ग्लोबल वार्मिंग की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो आप बताएंगे। वो हुई थी 2006 में, 2006 में हुई थी। जो राइट आंसर आपका ए दिया हुआ है। इसके बाद है बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 भारत के किस शहर में मुनक़िद हुआ था? तो हुआ था आपका 4 का बताए थे तो वो होगा दीमापुर में हुआ था, यानी कि सी आंसर। दीमापुर में बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 भारत के दीमापुर शहर में मुनक़िद हुआ था। इसके बाद है 5 ज़मीन का दर्जे हरारत पिछले 100 बरस में कितना बढ़ गया है? तो ज़मीन का जो दर्जे हरारत है पिछले 100 वर्ष में कितना बढ़ गया है बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका, यहाँ देखेंगे 0.45 नहीं होगा, 0.55 नहीं होगा, 0.65 भी नहीं है। आपका राइट आंसर है डी 0.75। इसके बाद है 6 में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना % का इजाफा हुआ है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो % का इजाफा हुआ है आप जान रहे होंगे, बी हो जाए इसका 31%, यानी कि 31% का इजाफा हुआ है। इसके बाद आलमी हिद्दत की वजह से किस चीज़ में तब्दीली आती जा रही है? तो आलमी हिद्दत की वजह से हम लोग के जो अब तब्दीली आ रही है आबो हवा में, यानी कि एटमॉस्फेयर में हम लोग का क्या आ रहा है? तब्दीली नज़र आ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ आलमी हिद्दत, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। नेक्स्ट वन है आपका सर सैयद अहमद खां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो वह है आपका रया। रया का मतलब होता है दिखावा करना। इसके बाद है सर सैयद अहमद खां की पैदाइश और वफ़ात बताना है। तो सर सैयद अहमद खां की पैदाइश हुई थी 1817 में और 1898 में इनकी इंतकाल हुई थी। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद है 10 नंबर सर सैयद की वालिदा या मोहतरमा का नाम क्या था? तो सर सैयद के वालिदा का नाम बताना है। तो उसका होगा आपका अजीज़ुल निशा इनका वालिदा का नाम था। 11 देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन में। सर सैयद अहमद खान ने 1862 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का नाम की अंजुमन कहाँ कायम किया था? तो किए थे आपका, अब बताएंगे 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर दिया हुआ है साइंटिफिक सोसाइटी अंजुमन नाम की कहाँ कायम की गई थी? तो की थी आपका ए, यानी कि गाज़ीपुर में। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका गाज़ीपुर हो जाएगा। इसके बाद है 12 इंसान का सबसे ज़्यादा ऐप ढूंढ कर निकालता कौन है? तो आपका जो निकालता है ऐप ढूंढ कर, आप जानती होंगे, वो है दुश्मन। हमारे दुश्मन ही हमारे ऐप को ढूंढ कर निकालते हैं। इसके बाद है 13 में अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? तो अदब की पहचान के मजमून निगार आपके डॉक्टर अब्दुल मगनी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से प्रोफेसर अब्दुल मगनी की कौन सी किताब है? तो इनमें से प्रोफेसर अब्दुल मगनी की किताब की पहचान करनी है। तो आपका ये नहीं है, आपका ज़्यादा एतदाल, इनका फेमस किताब है ज़्यादा एतदाल, जो लिखी हुई है डॉक्टर अब्दुल मगनी की किताब है। फिर नेक्स्ट, प्रोफेसर अब्दुल मगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल किया? तो इनका शमशउल हुदा में इन्होंने तालीम हासिल किया था। इसके बाद है प्रोफेसर अब्दुल मगनी बीएन कॉलेज पटना में किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे? आपको बतानी है किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे पटना बीएन कॉलेज में। तो ये थे अंग्रेज़ी के, डॉक्टर अब्दुल मगनी अंग्रेजी के प्रोफेसर थे बीएन कॉलेज पटना में। 17 का देखेंगे, प्रोफेसर अब्दुल मगनी की पैदाइश और वफ़ात कब हुई? तो प्रोफेसर अब्दुल मगनी की पैदाइश और वफ़ात बतानी है। तो इसका राइट आंसर होगा 1934 टू 2006, यानी कि 1934 में इनका पैदाइश और 2006 में इनका इंतकाल हुई है। इसके बाद भीमराव अम्बेडकर आज़ाद हिंदुस्तान में किस अहद पर फाइज हुए? तो ये जो थे वज़ीर कानून थे। ये 18 का आपका होगा सी, यानी कि कानूनदा थे, कानूनदा के अहद पर फाइज थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके बाद है भीमराव अम्बेडकर
की शादी किससे हुई? तो इनका जो राइट आंसर होगा 19 का वो थे रमाबाई। रमाबाई से इनका शादी हुआ था। 20 देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम राव अंबेडकर के वालिद फौज के किस अहद पर रिटायर हुए? तो वो थे मेजर। 20 का आप देखेंगे वो होगा आपका मेजर के पद से ये मतलब अहद से सबक रिटायर्ड हुए थे, सबकदोश हुए थे। 21 भीमराव अंबेडकर की वालिदा का नाम क्या था? तो नाम था भीमबाई। 21 के बाद आप देखेंगे 22 नंबर, भीमराव अंबेडकर यानी भीमराव की पैदाइश कब हुई? तो 1891 में हुई है। आप याद रखेंगे 20 का राइट आंसर। हिंदुस्तानी आइन का हकीकी मेयार किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। इसके बाद 24 हिंदुस्तान व मजहब से बरहम और बेजार होकर भीमराव अंबेडकर ने किस मजहब को कबूल किया था? तो बुद्ध मजहब को कबूल किया था। इसके बाद 25 में है उर्दू नकादों की एक जमात किसको उर्दू का शेक्सपियर करार देती है? तो आगा हसर को उर्दू की जो नकाद हैं उर्दू के शेक्सपियर का खिताब देती है आगा हसर को। इसके बाद है प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश कब हुई है? तो प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश आपको बताना है 26 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1941 में। तो 1941 आपका बी राइट आंसर है। 27 में चलेंगे आप तो देखेंगे यहाँ लुत्फ़ुर रहमान किस पार्टी के एमएलए रहे हैं? तो ये राजद। 27 का आपका ये हो जाएगा राजद के ये एमएलए रहे हैं लुत्फ़ुर रहमान। इसके बाद चलते हैं लुत्फ़ुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निशान में शामिल है? तो इनका जो पढ़ना है आपका बताएंगे 28 का, और लुत्फ़ुर रहमान का उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसर इन्हीं का लिखा हुआ है हमारे निसाब में। नेक्स्ट 29 ड्रामा की तकमील का लाजमी अनसर क्या है? 29 बताएंगे आप ड्रामा की तकमील का लाजमी अनसर क्या है? तो लाजमी अनसर जो है आपका स्टेज होना चाहिए, तभी ड्रामा का मुनक़िद हो सकता है। इसके लिए ड्रामा लाजमी अनसर है। इसके बाद नेक्स्ट है 20 के बाद 29 के बाद 30 है प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान भागलपुर यूनिवर्सिटी के किस अहद से सबकदोश हुए थे? तो 30 का बताएंगे। इसका होगा जो राइट आंसर सदर शोबाए उर्दू से ये रिटायर्ड हुए थे, सबकदोश हुए थे। 31 चलते हैं हम लोग यहाँ पर। यस 31 है आर्यभट्ट ने किस साइंसदां की रहनुमाई की थी? तो की थी आर्यभट्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसका होगा पाइथागोरस। पाइथागोरस साइंसदां की रहनुमाई की थी किसने? आर्यभट्ट ने। इसके बाद है आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से है? तो इनका दौर जो है वह गुप्त दौर से। गुप्त दौर से हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? तो सुनहरा दौर कहा जाता है। गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है हिंदुस्तान में। इसके बाद है आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? तो इनकी पैदाइश हुई है बिहार के तेलंगाना में। तो बिहार इसका राइट आंसर। इसके बाद दुनिया का पहला साइंसदां कौन था जिसने अपनी तहकीक से साबित किया कि ज़मीन गोल है और सूरज गर्दिश करती है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ही ये सबसे पहले साबित किया था। 36 आते हैं हम लोग ऐशारिया और सफ़र के एजाद का शहरा किस साइंसदां के सर जाता है? तो ये जाता है आपके आर्यभट्ट के। नेक्स्ट है डिप्टी नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम व तरबियत के लिए नॉवेल लिखे? तो अपने 37 के है आप ये वो है राइट आंसर अपने बेटों के लिए डिप्टी नज़ीर अहमद ने अपनी तालीम व तरबियत के लिए नॉवेल लिखे थे। इसके बाद है 38 डिप्टी नज़ीर अहमद ने किसके तालीम व तरबियत के लिए नॉवेल लिखे थे? तो होगी आपका यहाँ है 39 इल्म की जमा क्या होगी? तो इल्म की जमा आपका क्या होगा? इल्म का होगा आपको अलूम। इल्म की जमा क्या होती है? अलूम होती है। 39 का आपका आंसर जो होगा बी। इसके बाद 40 है दर्ज झेल में से लफ्ज़ मुज़क्कर की पहचान करनी है। तो 40 का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा चांद। चांद ही मुज़क्कर है। हाँ चांद मुज़क्कर है। इसके बाद 41 इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? तो मुअन्नस की पहचान करनी है। तो बाजार तो होगा नहीं, सूरज ज़मीन आपकी मुअन्नस हो जाएगी। सॉरी ज़मीन आपकी क्या होगी? मुअन्नस हो जाएगी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 42 से। 42 आपका यहाँ है हाल की जमा क्या होगी? तो हाल की जो जमा होगी आप याद रखेंगे 42 का हाल के अहवाल होती है, हालात नहीं होती है, वो हालत की हालात होती है। आप हाल का पूछा गया है तो वो होगा अहवाल। हाल का अहवाल
फहमीदा नशू की कौन थी? तो 43 का फहमीदा नशू की बीवी थी। इसके बाद 44 है जो यहाँ देखेंगे, मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया है, यानी कि मैंने, ये किसका कॉल है? तो ये गालिब का कॉल, ये बहुत ही फेमस है, याद रखेंगे। मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया है, ये गालिब की कॉल है। 45 में देखेंगे, राजेंद्र सिंह बैदी कहाँ पैदा हुए? तो इनकी पैदाइश जो है आप याद रखेंगे, और लाहौर में इनकी पैदाइश है, किसकी? डॉक्टर राजेंद्र बैदी की। इसके बाद है, शायर ने जिस इंडिया गेट का जिक्र किया है वह कहाँ है? तो वह है आपका दिल्ली में। जानते ही हैं इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है। 46 के बाद यहाँ पर 47 देखेंगे जो राइट क्वेश्चन है। नज़म बहुत आसान थी पहले, किसने तख्लीक की है? तो निदा फाजली का ये तख्लीक किया हुआ नज़म है। गालिब शायरी में पहले क्या तखल्लुस करते थे? तो अशद पहले तखल्लुस करते थे। गालिब से पहले जो मिर्ज़ा मोहम्मद असदुल्ला खां गालिब हैं, वो पहले अशद तखल्लुस करते थे, बाद में उन्होंने गालिब तखल्लुस करने लगे। इसके बाद देखेंगे, शायरी में दिया शंकर नसीम किसके शागिर्द थे? तो शायरी में जो दिया शायरी में दिया शंकर नसीम किसके शागिर्द थे? तो 49 का बताएंगे, तो इसका राइट आंसर होगा आतिश के शागिर्द थे। किसके? आतिश के शागिर्द थे दिया शंकर नसीम। नेक्स्ट है 50, जज़्बाए इश्क किसकी मसनवी है? तो आप याद रखेंगे, जज़्बाए इश्क जो है वो आपके गुलाम हमदानी मुशहफ़ी के लिखी हुई मसनवी है। इसके बाद क्या है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। 50 आपका यह कंप्लीट हो गया। आप मैंने अभी तक कुल टोटल 2 पेपर को सॉल्व करा दिया है 50-50। इट मीन्स अभी तक मैंने 100 प्लस ऑब्जेक्टिव करवा दिया है। इसके बाद आप देखेंगे, और आप देख भी रहे हैं, सभी ऑब्जेक्टिव आपके VVI हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं, तो आप इसको लास्ट तक देखें। बहुत ही जल्द मैंने इसको करा देने वाला हूँ। सिर्फ आपको मैं आंसर बता रहा हूँ ताकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन में है, मुबारक अज़ीम आबादी के मुंतखब कलाम का मजमूआ किस नाम से शाया हुआ है? तो आप याद रखेंगे, इनका जो शाया हुआ है वो है जलवाए दाग। ये अपने उस्ताद मोहतरम के नाम पर इन्होंने अपने शायरी का मजमूआ का नाम जलवाए दाग रखा है। दाग के ये शागिर्द थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, सरापा किस सिन्फ की शायरी का हिस्सा है? तो सरापा एक मरसिया का है हिस्सा, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद 3 नंबर है, अपना उल्लू सीधा करना का क्या मतलब होता है? आप बताएंगे, अपना उल्लू सीधा करना का मतलब क्या होता है? तो अपना मतलब निकालना इसका राइट आंसर है, यहाँ पर लिखा भी है। इसके बाद है, दोहा में कितने मिसरे होते हैं? तो 2 मिसरे होते हैं। प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान किस यूनिवर्सिटी से वाबस्ता थे? तो वे भागलपुर यूनिवर्सिटी से वाबस्ता थे। 6 नंबर, भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश कब हुई है? तो 1891 में इनका पैदाइश है। इसके बाद शामिल निसाम मजमून अदब की पहचान किसकी तसनीफ़ है? तो डॉक्टर अब्दुल मगनी की तख्लीक है। इसके बाद है, खुदा की तारीफ़ में जो नज़्म कही जाती है उसको हम लोग हम्द कहते हैं। सुहेल अज़ीम आबादी का असल नाम मुजीबुर रहमान था। इसके बाद 9 के बाद यहाँ 10 आपका है, यस, गज़ल का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं क्या कहलाते हैं? तो मतला कहलाते हैं। वो मतला कहलाते हैं, यानी कि शायर के पहला शेर को हम लोग क्या बोलते हैं? मतला बोलते हैं। लास्ट वाला क्या बोलते हैं? मक्ता बोलते हैं। नेक्स्ट, दर्ज झेल में से इस मुशग्गर कौन है? तो इस मुशग्गर मतलब, मुशग्गर का मतलब होता है छोटा, जो छोटा होता है उसको मुशग्गर बोलते हैं। तो बगीचा इसमें सबसे छोटा है, बाग का बगीचा होता है, इसलिए इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा बगीचा। नेक्स्ट वन आपका है, नज़ीर अहमद की पैदाइश और वफ़ात कब हुई? तो नज़ीर अहमद की पैदाइश और वफ़ात आपको बतानी है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। आपका इसका होगा 1836 टू 1910, 1836 से लेकर 1910 इनका पैदाइश वफ़ात है। इसके बाद चलेंगे, तौबतुल नशू किसको नॉवेल है? तो नज़ीर अहमद की नॉवेल है। शामिल निसाब में अक़्तबास में किस नॉवेल से माखूज है? तो शामिल निसाब जो अक़्तबास है आपका, वो किससे माखूज है बताएंगे, तो उसका राइट आंसर होगा तौबतुल नशू से, बी आंसर होगा। तौबतुल नशू से जो आपके निसाब में शामिल नॉवेल है वो लिया गया है। इसके बाद है,
उर्दू का पहला नावल जेल में से किसको करार दिया जाता है? तो मरतउल उरूस को दिया जाता है। नावल पहला जो है वह है मरतउल उरूस। नेक्स्ट वन, फहमिदन और नईमा, हामिदा और कलीम और नसूह किस नावल के किरदार हैं? तो ये तौबतुल नसूह के किरदार हैं, जो आपको निसाब में पढ़ने भी है। इसके बाद मुगलिया दौर में मकतूब निगारी किस ज़बान में होती थी? तो फ़ारसी में होती थी। मिर्ज़ा गालिब ने अपनी ज़िंदगी में कितने ख़तूत लिखे हैं? तो तकरीबन 900 ख़तूत लिखे हैं मिर्ज़ा गालिब अपने पूरी ज़िंदगी में तकरीबन। इसके बाद 18 के बाद यहाँ पर 19 है। गालिब की पैदाइश और वफ़ात। तो गालिब की पैदाइश आप ज़रूर याद रखेंगे, 1797 से लेकर 1869 इनका पैदाइश और वफ़ात का दौर रहा है। 1797 में इनका पैदाइश से और 1869 में इनका जो इंतकाल हुआ है, और 1869 में ही मुबारक अज़ीमाबादी की पैदाइश है। याद रखेंगे, जब महात्मा गांधी थे उनका पैदाइश हुआ था तो गालिब की इंतकाल हुई थी, यानी कि 1869 में गांधी जी की पैदाइश भी है और गालिब का इंतकाल भी है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। 20, मैंने वह अंदाज़े तहरीर ऐजाद किया है कि मरासला को मुकालमा बना दिया। यह कौल किसका है? तो गालिब का है। इससे पहले भी आपने देखा था, गालिब का यह कौल बहुत ही फेमस है, इसको याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाती है। खतूत गालिब के मजमूए का नाम लिखें। खतूत गालिब जो है तो वह है उर्दू मोल्ला। एक और भी है औद हिंदी। गालिब के जो 2 खतूत हैं बहुत ही मकबूल हैं, पहला है उर्दू मोल्ला और दूसरा है औद हिंदी। उर्दू मोल्ला और औद हिंदी याद रखेंगे आप, 2 इनका खतूत हैं जो बहुत ही फेमस है। खतूत का मजमूआ है। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश किस शहर में हुई है? तो पैदाइश हुई है आगरा में और इंतकाल कहाँ हुआ है? दिल्ली में। इंतकाल दिल्ली में और पैदाइश आगरा में। इसके बाद है शामिल निशाब मकतूब में अब्दुल गफ़ूर शहबाज ने अपनी बेटी को मुखातिब किया है, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था शुक्रिया। अपनी बेटी शुक्रिया का नाम अब्दुल गफ़ूर शहबाज ने लिखा है मकतूब को। इसके बाद जो है राइट आंसर देखेंगे, तफरीउल क़लूब के मुसन्निफ़ का नाम बताना है। तो तफरीहुल क़लूब के मुसन्निफ़ आप बताएंगे क्या होगा? गालिब तो है नहीं, सिबली नियामी भी नहीं है, कलीमुद्दीन अहमद भी नहीं, अब्दुल गफ़ूर शहबाज ही का लिखा हुआ है तफरीहुल क़लूब। याद रखेंगे। अब्दुल गफ़ूर शहबाज की पैदाइश सूबा बिहार के किस सूबा में हुई? तो सूबा 25 का बताएंगे, सूबा बिहार। अब्दुल गफ़ूर की जो पैदाइश है सूबा बिहार में हुई है। इसके बाद नेक्स्ट वन जो आपकी है क्वेश्चन, अब्दुल गफ़ूर शहबाज 1905 में किस रियासत के नाज़िम तालीमात थे? तो 26 का बताएंगे, इसका राइट आंसर भोपाल हो जाएगा इसका राइट आंसर। 26 का राइट आंसर भोपाल होगा। अब्दुल गफ़ूर शहबाज जो है 1905 में रियासत भोपाल के नाज़िम तालीमात थे। नेक्स्ट वन है मेहदी अफ़ादी गोरखपुर में कब पैदा हुए थे? तो मेहदी अफ़ादी जो गोरखपुर में पैदा हुए थे वो था आपका 1828 में। सी आंसर इसका राइट होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वन, 28 है आपके सामने। मेहदी अफ़ादी का असल नाम क्या है? तो मेहदी अफ़ादी का असल नाम था मेहदी हसन, जो आपका सी आंसर है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह बैदी के पहले अफसाने का नाम क्या है? तो पहले अफसाने का नाम क्या है? वो है महारानी का तोहफ़ा। महारानी का तोहफ़ा इनका पहला अफसाने का नाम है। 29 के बाद आपका यहाँ आता है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, यस 30 नंबर में देखेंगे, राजेंद्र सिंह से इंटरव्यू लेने वाली कौन है? तो इनका नाम है असमत चगतई। इसके बाद राजेंद्र सिंह बैदी के किस अफसानी मजमूए ने उर्दू अदब की दुनिया में धूम मचा दी है? तो इनका जो है वो है दाना व दाम। दाना व दाम जो है राजेंद्र सिंह बैदी के अफसानवी मजमूए हैं, दाना व दाम। इसके बाद देखेंगे आप राजेंद्र सिंह बैदी की पैदाइश और वफ़ात बताना है। तो इनकी पैदाइश हुई है 1915 ईस्वी में और वफ़ात 1984 में है, जो आपका ए दिया हुआ है। 1915 में इनका पैदाइश है, 1984 में इनका इंतकाल है। राजेंद्र सिंह बैदी के ड्रामों के मजमूए का नाम क्या है? तो राजेंद्र सिंह के जो ड्रामे का मजमूआ का नाम है सात खेल। क्या है? सात खेल। इसके बाद है जेल में से राजेंद्र सिंह बैदी को नावल कौन है? तो राजेंद्र सिंह बैदी का जो नावल है एक चादर मैली सी। जेल में से किन लोगों को जदीद नज़्म का पेशरू माना जाता है? तो जो पेशरू माना जाता है जदीद नज़्म का, वो आपका राइट होगा हाली और आज़ाद को माना जाता है इसे।
हाली और आज़ाद को। इसके बाद पंडित ब्रज नारायण चिकमिस्त की पैदाइश और वफ़ात बताना है। तो पंडित ब्रज नारायण चिकमिस्त की आपको वफ़ात और पैदाइश जो होगा वो होगा 1882-1926। यस, 1882-1926। चिकमिस्त की पैदाइश किस शहर हुई है? तो चिकमिस्त की जो पैदाइश है वो आपका फैज़ाबाद में हुई है, इंतकाल बरेली में हुआ है, और जो इनका पैदाइश है फैज़ाबाद में हुआ है। यस, चिकमिस्त 1926 में रायबरेली क्यों गए थे? तो वो गए थे अपने मुकदमे के सिलसिले में। यस, वो एक लॉयर थे और मुकदमे के सिलसिले में गए थे। कहाँ? फैज़ाबाद, रायबरेली। कब? 1926 ईस्वी में। वहीं इनका दिमाग पर फालिज का हमला हुआ और इंतकाल भी हो जाती है इनका, चिकमिस्त का वहीं। इसके बाद 39, उर्दू अदब की किन दो हैसियतों से जगन्नाथ आज़ाद की अहमियत मुसल्लिम मानी जाती है? तो इनका जो 39 का जो राइट आंसर होगा बताएंगे वो होगा महक़ूक़ और शायर, यानी कि रिसर्चर भी थे और क्या थे? रिसर्चर के साथ साथ एक शायर भी थे। कौन? जगन्नाथ आज़ाद। तो इनका मुसल्लिम मानी जाती है इन दो हैसियतों से। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ से है, इंडिया गेट की तामीर किस हुक्मरानों ने की थी? तो अंग्रेज़ों ने कराई थी। जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश और वफ़ात बताना है। तो जगन्नाथ आज़ाद की आपकी पैदाइश और वफ़ात क्या होगी? 1918 से 2004 हो जाएगी। जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम बताना है। तो इनका क्या होगा? जगन्नाथ आज़ाद के जो वालिद का नाम था वो नाम था तलुकचंद महरूम। तलुकचंद महरूम नाम था। इसके बाद है परवेज़ साहदी का असल नाम। तो परवेज़ साहदी का असल नाम सैयद मोहम्मद। तो परवेज़ साहदी का असल नाम 43 का बताएंगे आप, सैयद इकराम हुसैन। हाँ, डी आपका हो जाएगा सैयद इकराम हुसैन। इसके बाद 44 का परवेज़ साहदी की पैदाइश और वफ़ात कब हुई? तो परवेज़ साहदी की आपको पैदाइश और वफ़ात बतानी है। तो इसका राइट आंसर होगा 1910 से 1959। 45, परवेज़ साहदी सबसे पहले किस कॉलेज में उर्दू के लेक्चरर बहाल हुए? तो परवेज़ साहदी सबसे पहले उर्दू के जो लेक्चरर बहाल हुए थे वो सुरेंद्र नाथ कॉलेज कलकत्ता में हुए थे। इसके बाद 46, परवेज़ साहदी के तखल्लुस में शाहदी की निस्बत किससे मंसूब है बताएंगे। 46 का आप क्या होगा? नानत सैयद शाह हिदायत हुसैन से इनका निस्बत है, साहदी जो इनका तखल्लुस है। इसके बाद शामिल साहब नज़्म बिजली का खंबा के शायर कौन है? तो बिजली के खंबा के शायर है आपके निदा फाजली। नज़्म बहुत आसान थी पहले, बिजली का खंबा ये निदा फाजली का लिखा हुआ है। निदा फाजली ने अपने नज़्मों में समाज के किस तबके के मसाइल को उभारा है? तो कमज़ोर तबके के। इसका राइट आंसर होगा आपका बी, कमज़ोर तबके के। 49, निदा फाजली की पैदाइश कब हुई? तो निदा फाजली की पैदाइश बताना है आपको। उसका राइट आंसर होगा आपका 1965। यस, 1965 में इनका पैदाइश है निदा फाजली का। 15 नंबर क्वेश्चन, निदा फाजली हिंदुस्तान के किस शहर में पैदा हुए? तो हिंदुस्तान के जो ग्वालियर शहर में ये पैदा हुए हैं। कौन? निदा फाजली। तो इस तरह से ये 3 पेपर मैंने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं हम लोग 4 नंबर पेपर पर। तो 4 नंबर का जो पहला रहने वाला है वो यहाँ आप देखेंगे क्वेश्चन, जेल में किस शायर को साहित्य अकादमी अवार्ड, गालिब अवार्ड और खुसरो अवार्ड से नवाजा गया है? तो बताना है आपको जेल में से किस शायर को साहित्य अकादमी अवार्ड, गालिब अवार्ड और खुसरो अवार्ड से नवाजा गया। तो एक थे कौन? वो थे आपका निदा फाजली। निदा फाजली को इतनी अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इसके बाद सुख तहरीर किसके मज़ाहिया शायरी का मजमूआ है? तो है आपका सैयद मोहम्मद जाफ़री का, जो एक मज़ाहिया शायर हैं। इसके बाद सैयद मोहम्मद जाफ़री की पैदाइश और वफ़ात बताना है। तो इनकी जो पैदाइश और वफ़ात होगी आप बताएंगे। इसका राइट आंसर होगा 1905 से लेकर 1976 में इनका वफ़ात हुआ है। 1905 में इनका पैदाइश हुई है। 4 नंबर, सैयद मोहम्मद जाफ़री की मुखम्मस मज़ाहिया नज़्म खड़ा डिनर में कितने बंद हैं? ये आप याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन आते हैं ये वाला। तो इसका होगा 5। जो सैयद मोहम्मद जाफ़री का आपको पढ़नी है मज़ाहिया नज़्म खड़ा डिनर, उसमें 5 बंद हैं। उसमें क्या है? 5 बंद है। इसके बाद जिस नज़्म में किसी मरने वाले की औशाब बयान करके उनके मौत पर रंज व गम का इजहार किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मरसिया बोलते हैं। जहाँ भी रोने की बात आती है वहाँ मरसिया आती है, क्योंकि मरसिया रसा से मस्तक है और रसा का मतलब नहीं होता है रोना।
किस शायर का लक़ब मिर्ज़ा नौशाह है? तो ये हमारे गालिब साहब का। गालिब साहब क्या हैं? मिर्ज़ा नौशाह भी कहलाते हैं। इसके बाद देखेंगे गालिब के अबूज़ाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? तो ईरान से आए थे। ईरान से ये गालिब के अबूज़ाद आए थे। इसके बाद मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब शायरी में पहले क्या तखल्लुस करते थे? तो ये अशद तखल्लुस करते थे पहले। इसके बाद देखेंगे मिर्ज़ा गालिब ने आरिफ़ की मौत पर मरसिया लिखा है। तो आरिफ़ उनके कौन थे? तो आरिफ़ क्या मतलब कौन थे इनके बताना है आपको, 9 का बताएंगे। तो इनके चचा, भांजा और यहाँ पर आपका हो जाएगा भांजा। इसका 9 का आपका ए आंसर हो जाएगा, यानी कि भांजा। इसके बाद 10 देखेंगे जो यहाँ पर है आपका यस, मिर्ज़ा शौक़ का असल नाम बताना है। तो मिर्ज़ा शौक़ का असल नाम आपका क्या होगा? 10 का बताना है तो उनका हो जाएगा अशरफ हुसैन खान, यानी कि बी आंसर। इसके बाद 41 मिर्ज़ा शौक़ की पैदाइश और वफ़ात कब हुई? तो मिर्ज़ा शौक़ की पैदाइश और वफ़ात बतानी है तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1783 तो इनका पैदाइश से और 1871 इनका इंतकाल है। इसका ए आंसर होगा। सो इंतकाल और पैदाइश से क्वेश्चन आती है, इसके लिए मैंने बहुत ही बेहतरीन नोट्स तैयार करा है और उसका मैंने वीडियो भी पोस्ट कर दिया है अपने चैनल पर। आप उसको ज़रूर देखें। जितने भी आपको चैप्टर्स हैं, ऑल चैप्टर के राइटर्स नेम के, वफ़ात, पैदाइश और कहाँ हुई, कब हुई, सब मैंने लिख करके एक एज ए नोट्स आपको प्रोवाइड किया है। उस वीडियो को देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे और उसको डाउनलोडिंग भी कर सकते हैं एज ए PDF। तो आप उसको देख सकते हैं, वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। सो हम लोग थे यहाँ 12 नंबर पर। तो यहाँ देखेंगे नवाब शौक़ नखलवी ने अपनी मसनवी ज़ेरे इश्क यानी कि ज़हर इश्क की शुरू में किस लड़की का जिक्र है, लड़की का जिक्र किया है? तो वो किया है सौदागर। 12 का होगा डी आंसर। 30 नंबर मिर्ज़ा शौक़ का ख़ानदानी पेशा क्या था? तो मिर्ज़ा शौक़ का जो ख़ानदानी पेशा था आप याद रखेंगे वो था तबाअत का। क्या? तबाअत का था, तबाअत का। मिर्ज़ा शौक़ के ख़ानदानी पेशा तबाअत का था। 14 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे दियाशंकर नसीम का असल नाम बताना है। सो दियाशंकर नसीम का असल नाम बताएंगे तो इसका होगा दियाशंकर कौल। दियाशंकर कौल इनका असल नाम था, दियाशंकर नसीम का। इसके बाद गुल बकौली और शहजाद ताजुल मुल्क का किस्सा जेर में से किस मसनवी में से है? तो ये आपका किस में से है बताएंगे। 15 का ये आपका मसनवी गुलजार नसीम से लिया गया है, तो गुलजार नसीम इसका हो जाएगा राइट आंसर। 16 में नसीम की पैदाइश और वफ़ात कब हुई है? तो पैदाइश और वफ़ात बतानी है फिर से आपका नसीम का। तो 16 का जो आपका फिर राइट आंसर ए होगा, यानी कि 1811 और 1845 इनका पैदाइश और वफ़ात रही है। इसके बाद उर्दू की पहली मसनवी कौन है? तो उर्दू की पहली मसनवी क्या होगा आपका 70 नंबर, वो होगा कदमराव और पद्मराव। कदमराव और पद्मराव जो है उर्दू की पहली मसनवी तस्लीम की जाती है। इसके बाद मसहफ़ी की पैदाइश और वफ़ात कब हुई है? तो मसहफ़ी की पैदाइश और वफ़ात जो है 1748 और 1824 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन आपका 19 मुस्तफ़ी की ज़ेर निसाब मसनवी जज़्बाए इश्क़ का उन्वान बताना है। तो जज़्बाए इश्क़ का जो उन्वान है आप बताएं यहाँ पर, जिसका राइट आंसर क्या होगा आगाज़ दास्तान इसका हो जाएगा। जज़्बाए इश्क़ का उन्वान है आगाज़ दास्तान। इसके बाद 20 नंबर यहाँ पर है आपका मुबारक अज़ीम आबादी की पैदाइश और वफ़ात कब हुई है? तो मुबारक अज़ीम आबादी की पैदाइश 1869 ईस्वी में, इंतकाल 1958 ईस्वी में। याद रखेंगे मुबारक अज़ीम आबादी के वालिद का नाम क्या था? तो मुबारक अज़ीम आबादी के वालिद का नाम जो था वो था फ़िदा हुसैन वामिक़। फ़िदा हुसैन वामिक़ मुबारक अज़ीम आबादी के वालिद का नाम। इसके बाद अहमद फ़राज की पैदाइश और वफ़ात कब हुई? तो अहमद फ़राज की जो पैदाइश है वो 1933 में और वफ़ात 2009 को हुई है। अहमद फ़राज की पैदाइश 1933 और वफ़ात 2009 को। नेक्स्ट वन अपनी मौत से चंद माह पहले अहमद फ़राज बिहार के किस ज़िला में मुशायरे के लिए आए थे? तो याद रखेंगे जो 23 का राइट आंसर होगा वो आपका सी, यानी कि दरभंगा। दरभंगा में मौत से पहले एक मुशायरे में आए थे अहमद फ़राज। अहमद फ़राज के अब तक के कितने शेरी मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं? 24 का जो राइट आंसर होगा वो 12। इनके 12 शेरी मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं। तन्हा तन्हा सब खून जना जना और खूब ख्वाब गल परेशान है
किन के शेरे मजमूए हैं, तो किन के शेरी मजमूए हैं 25 बताएंगे आप। तो इसका राइट आंसर होगा अहमद फराज। ये सब अहमद फराज के ही शेरी मजमूए हैं। इसके बाद देखेंगे अल आइन यूनिवर्सिटी ने अहमद फराज की कलाम को 4 जिल्दों में किस नाम से शाया किया है, तो आप ये याद रखेंगे 26 का राइट आंसर होगा अशाशा। अशाशा के नाम से इनके जो सभी 4 जिल्दों में शाया किए हैं इनके कलाम को, अशाशा नाम है। सो नेक्स्ट देखेंगे 27 यहाँ पर है जो हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई है, तो हसन नईम की पैदाइश आपको बताना है। तो हसन नईम की जो पैदाइश है वो आपका बी अजीमाबाद में है। हसन नईम की पैदाइश और वफात बतानी है, तो इसका राइट आंसर 1924 1991 28 का आपका ये हो जाएगा। 29 हसन नईम के शुबा किस सूबा में मुलाजमत करते थे, तो बताना है हसन नईम किस सूबा में, किस शोबा में मुलाजमत करते थे। 29 का आपका राइट आंसर होगा वज़ीर ख़ारजा। हसन नईम वज़ीर ख़ारजा शोबा में काम करते थे। इसके बाद 30 यहाँ से है, हसन नईम किस इरादे में डायरेक्टर के अहद पर मामूर थे, किस इरादे में थे हसन नईम। 30 का बताना है आपको। गालिब इंस्टीट्यूट में ये डायरेक्टर के अहद पर मामूर थे। इसके बाद है 31 परवीन साकिर की पैदाइश और वफात बताना है, तो इनका भी हो जाएगा 1952 से लेकर 1994। 31 का आपका ये हो जाएगा। इसके बाद परवीन साकिर कहाँ पैदा हुए हैं, तो परवीन साकिर की जो पैदाइश है वो आपका है कराची में पैदाइश है। इसके बाद परवीन साकिर की शादी किससे हुई है, तो ये जो इनका है डॉक्टर नासिर अली, इनका जो 33 हो जाएगा आपका बी डॉक्टर नासिर अली। परवीन साकिर के वालिद का नाम क्या था, तो आप बताएंगे परवीन साकिर के जो वालिद का नाम था 34 वो था सैयद शाकिब हुसैन, जो आपका बी है सैयद शाकिब हुसैन शाकिर, सैयद शाकिब हुसैन शाकिर इनका वालिद का नाम था। इसके बाद है सही मजमूए सदर बर्ग खुद कलामी इनकार कफ आईना किसकी तख्लीक है, तो इसका होगा राइट आंसर आप 35 का। ये सब परवीन साकिर की ही तख्लीक हैं। इसके बाद देखेंगे इरफान सिद्दीकी कब पैदा हुए, तो इरफान सिद्दीकी की जो पैदाइश है वो आपका 1939 यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा 1939 बदायूं 1939 बदायूं। 37 मौलवी इकराम अहमद साद सिद्दीकी अपने अहद के सर सैयद अहमद समझे जाते थे, ये इरफान सिद्दीकी के कौन थे, तो याद रखेंगे 37 के जो होगा इनके कौन थे, तो थे मौलवी इकराम अहमद साद सिद्दीकी अपने अहद के सर सैयद समझे जाते थे, तो ये इरफान सिद्दीकी के कौन थे, तो आप इसको कमेंट में बताएंगे इसका क्या राइट आंसर होगा। आपको मैं बता रहा हूँ 37 का क्या होगा, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए इसकी एक मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको देखते हैं आप कौन यहाँ तक वीडियो देख रहा है और कौन कमेंट करते हैं। कुछ भी याद हो आपको ज़रूर कमेंट करें, मैं इसका राइट आंसर आपको रिप्लाई में दूंगा। तो चलिए इसके बाद हाँ 38 है यहाँ पर, सॉरी 38 में देखेंगे इरफान सिद्दीकी के मजमूए को किस नाम से शाया हुआ है, तो इनके जो मजमूए हैं उनके जो नाम से शाया हुआ है वो है दरिया के नाम से इनके मजमूए को शाया किया गया है। 39 इरफान सिद्दीकी की मौत किस मर्ज से हुई है, तो इरफान सिद्दीकी की जो मौत हुई थी वो हुई थी आपकी 39 का होगा ए यानी कि ब्रेन ट्यूमर की वजह से इनका इंतकाल हुआ था इरफान सिद्दीकी का। और फालिज के हमला जो हुआ था वो आपका चिकविस्त के मौत हुई थी। यहाँ पर है 40 नंबर। दोहा किस ज़बान की कदीम सिनफ सुखन है, तो हिंदी। जफ़र गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई है, तो जफ़र गोरखपुरी की पैदाइश है आपका 1935 में, जो आपका ए आंसर होगा 1935। दोहे में कितने मिसरे होते हैं, तो 2 होते हैं। इसके बाद जफ़र गोरखपुरी की कितनी शेरी मजमूए अब तक मंजर आम पर आ चुकी हैं, तो 43 का बताएंगे आप, तो होगा 7 इनके जो शेरी मजमूए हैं मंजर आम पर आ चुके हैं। सलाम मछली शहरी किस सिनफ के शायर हैं, तो सलाम मछली जो शहरी हैं वो आपके गीत के शायर हैं।
गीत के शायर हैं सलाम मछली शहरी। जमुना हमारे मुल्क के किस सूबा से गुजरती है? तो जमुना जो है हमारे मुल्क के उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी से गुजरती है। 45 के बाद 46 यहाँ से है। सो 46 देखेंगे यहाँ पर क्या है आपका, ताजमहल किस मुगल बादशाह की ने तामीर करवाई थी? तो ये हो जाएगा आपका शाहजहां ने। 46 का आपका डी होगा, शाहजहां ने ताजमहल की तामीर कराई थी। इसके बाद सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या है? तो सलाम मछली जो शहरी हैं उनका असल नाम है बी अब्दुल सलाम। 47 का आपका बी होगा। इसके बाद 48 है सलाम मछली शहरी की पैदाइश और वफात बताना है। तो पैदाइश 1921 और 1973 में इनका इंतकाल हुआ है। इसके बाद देखेंगे 49 में, गज़ल अरबी के किस सिन्फ से माखूज है? तो गज़ल अरबी के जो है कसीदा सिन्फ से माखूज है। कसीदा से ही गज़ल को लिया गया है जो अरबी के कसीदा सिन्फ से माखूज है। नेक्स्ट है 15 नंबर, जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग गैर मुरद्दिफ़ नज़म बोलते हैं। इसके बाद जो आपका लास्ट सेट रहने वाला है 15 पेपर जो आपका मैं सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ, ये है। आपको मैंने अभी तक 4 करा दिया है। इसमें आपके 200 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 15 क्वेश्चन और हो जाएंगे, यानी कि आपको 215 250 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। इससे अगर इसको आप लास्ट तक देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आप बने रहेंगे, बस एक पेपर रह गया है इसको सोल्व करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर है पहला, दक्कन के किस शायर के ज़रिए उर्दू गज़ल शुमार में पहुँची? तो दक्कन की जो किस शायर के ज़रिए बताएंगे आप जल्दी से, इसका आंसर बताएंगे राइट फर्स्ट का। तो आपका पहला ही है, ये तो जानते ही होंगे, वली दक्कनी की वजह से गज़ल शुमार में पहुँची है। वली दक्कनी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, गज़ल के पहले शेर को क्या बोलते हैं? तो गज़ल की जो पहले शेर होती है उसको बोलते हैं हम लोग मतला, और आखिरी को बोलते हैं हम लोग मख्ता। पहले को मतला, आखिरी को मख्ता बोलते हैं। इसके बाद गज़ल के आखिरी शेर को क्या बोलते हैं? तो आ ही गई क्वेश्चन आपका, उसको बोलेंगे मख्ता। गज़ल के आखिरी शेर को मख्ता, पहले शेर को मतला बोलते हैं। इसके बाद इनमें से किस ज़बान की नज़्म और नस्र दोनों निशाब में शामिल है? तो इनमें से किस ज़बान की जो नज़्म है और नस्र है आपके निशाब में शामिल है? तो ये रोशनी बुक से आपकी क्वेश्चन है। ये जो है आपकी रोशनी बुक से क्वेश्चन है। अब इसका राइट आंसर होगा मलयालम ज़बान के आपके अफसाना ही पढ़ना है और नज़्म में पढ़ना है, इसलिए ये इसका होगा राइट आंसर मलयालम। 5 में, उर्दू और हिंदी में क्या रिश्ता है? ये भी रोशनी बुक से है। तो उर्दू और हिंदी में जो रिश्ता है वो आपका माँ बहन का है। तेलुगु किस सूबा की ज़बान है? ये भी रोशनी बुक से है। तेलुगु किस सूबा की ज़बान है आप बताएंगे, जिसका होगा आंध्र प्रदेश में ही तेलुगु बोली जाती है। तेलंगाना यानी कि तेलुगु आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज है। हिंदी किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो हिंदी किस ज़बान का लफ्ज़ है आप बताएंगे, तो इसका राइट आंसर होगा वो फारसी ज़बान का लफ्ज़ है हिंदी। हिंदी किस ज़बान से निकली है? तो खड़ी बोली से निकली है। इसके बाद तरादवी कहाँ रहती है? तो वो एक झोंपड़ी में रहती थी। 9 का डी हो जाएगा आंसर, झोपड़ी में रहती थी तरादवी। इसके बाद 10 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, ये आपका उर्दू किस तहजीब की ज़बान है? उर्दू किस तहजीब की ज़बान है आप मैसेज करें। वो मशरिकिया तहजीब की ज़बान है। इसके बाद हमारे निसाब में कितनी इलाकाई ज़बानों के नज़्म शामिल है? तो हमारे निसाब में जो शामिल है वो आपके नज़्म है कितना, 5 नज़्म है, 5 ज़बान के नज़्म शामिल है। इसके बाद हिंदुस्तान अदब का तसव्वुर का मुकाला निगार कौन है? अब बताएंगे इसका कि हिंदुस्तान अदब के तसव्वुर जो पढ़ना है, हिंदुस्तान अदब का तसव्वुर जो पढ़ना है आपका, इसके मुकाला निगार कौन है? ये भी रोशनी बुक से आपका लिया गया है। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें कोई राइटर नहीं है, तो इसका इसमें से कोई नहीं होगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके लिखने वाले के कोई राइटर नाम नहीं है, ये खुद से माखूज की हुई है। इसके बाद चलेंगे, इनमें से किस ज़बान का शुमार भी हिंदुस्तानी अदब में होता है? तो इनमें से किस ज़बान का शुमार हिंदुस्तानी अदब में होता है? तो जर्मन नहीं होता है, जर्मन नहीं, संथाली नहीं, रूसी नहीं, बंगला हमारे
हिंदुस्तानी ज़बान है, एक रीजनल ज़बान है, यानी कि रीजनल लैंग्वेज है। यस। इसके बाद यहाँ है 14 नंबर आते हैं 13 के बाद। हमारे निसाब में कितनी इलाकाई अदब के अफसाने शामिल हैं? तो 14 का क्या होगा? होगा आपका इलाकाई अदब के अफसाने। तो अफसाने 5 हैं और नज़म 6 हैं। अफसाने 5 हैं, नज़म 6 हैं। वातिर के किनारे किस जवान की कहानी है? तो एक गुजराती है। 15 का ए हो जाएगा, गुजराती है। नेक्स्ट, वातिर की क्या है? वातिर की एक नदी का नाम है। क्या है? एक नदी का नाम है। 16 का डी होगा, वातिर के किनारे किस जबान का अफसाना है? तो है आपका गुजराती। गुजरात के पश्चिम मंदिर में लिखी गई है और वातिर के नदी के किनारे लिखी गई है। ये वातिर के किनारे। वातिर के नदी किस सूबा में वाक़या है? तो गुजरात में है। उर्दू किस जबान से निकली है? तो उर्दू भी निकली है आपकी खड़ी जबान से, खड़ी बोली से निकली है। यहाँ से 18 19 के बाद यहाँ पर 20 है। अफसाना सेकंड हैंड किस के अफसाना निगार कौन है? तो सेकंड हैंड के जो अफसाना निगार है आपके वो है बी, यानी कि वैका मोहम्मद बशीर सेकंड हैंड के अफसाना निगार हैं। महाश्वेता देवी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो बतानी है आपको, इसमें से एक चूज करेंगे। महाश्वेता देवी का आपका कौन सा अफसाना है? तो आपका है अर्जुन। अर्जुन ही लिखा हुआ है महाश्वेता देवी का। इसके बाद वह तरादवी किस अफसाना का किरदार है? तो खाली संदूक का है। 22 का ए होगा राइट आंसर। खाली संदूक का तरादवी अफसाना का किरदार है। गोपीनाथ किस अफसाने का मरकजी किरदार है? तो सेकंड हैंड, ये राइट आंसर होगा। सी इसका हो जाएगा, गोपीनाथ सेकंड हैंड। निशाब में शामिल अफसाना खाली संदूक के अफसाना निगार कौन है? तो खाली संदूक के अफसाना निगार को चूज करना है आपको। जो खाली संदूक है 24 का, आप बताएंगे क्या होगा? तो होगा सी, इंदिरा गोस्वामी। इंदिरा गोस्वामी होगा। इसके बाद 25, हरि मोहन झा का कौन सा अफसाना आपके निशान में शामिल है? तो हरि मोहन झा का आपका जो अफसाना है वो अंग्रेजिया बाबू आपके निशान में शामिल है। अंग्रेजिया बाबू ही है, यस। इसके बाद कहानी अर्जुन का में अर्जुन किसका नाम है? तो अर्जुन एक दरख्त का नाम था। अर्जुन एक दरख्त का नाम था। अफसाना अंग्रेजिया बाबू में किस तहजीब पर तंज किया गया है? तो किया गया है आपके अंग्रेजी तहजीब पर। यस, 27 का होगा बी, अंग्रेजी तहजीब पर किया गया है तंज। घोड़ा, सूरज का घोड़ा किस जबान में है? तो सूरज का घोड़ा आपका कन्नड़ जबान में है। कन्नड़ जबान में सूरज का घोड़ा लिखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट है, पंजाबी अदब की तारीख को कितने अदवार में बांटा गया है? तो पंजाबी जो अदब है उनकी जो अदवार को बांटा गया है कितनी अदब में, आप इसको बताएंगे। 29 का इसका बांटा गया है 4 अदब में। पंजाबी अदब की तारीख को 4 अदब में बांटकर पढ़ा जाता है, मतलब 4 अदब में इनको बांटा गया है। यहाँ पर 29 के बाद 30 यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है। उर्दू के सबसे पहली नस्री किताब कौन है? तो उर्दू की जो सबसे पहली नस्री किताब की बात करेंगे तो क्या होगी, बताएंगे आप। होगा मिराज-उल कास्कीन। मिराज-उल कास्कीन उर्दू की पहली नस्री किताब में तस्लीम की जाती है। इसके बाद पंजाबी अदब का आगाज़ किससे हुआ है? 31 क्वेश्चन, पंजाबी अदब का आगाज़ किससे हुआ है? तो है आपका गुरु नानक से। बी आंसर होगा, गुरु नानक से आगाज़ माना जाता है। इसके बाद इंसान किस जबान की नज़्म है? तो इंसान किस जबान की नज़्म है? वो है आपका तेलुगु जबान की। इंसान एक तेलुगु जबान की नज़्म है। इसके बाद है 39, नज़्म इंसान के शायर कौन है? तो नज़्म इंसान के शायर को बताना है आपको। तो नज़्म इंसान की जो शायर होंगे 33 आपका क्वेश्चन है, नज़्म इंसान के शायर कौन है? इसका होगा शेषानंद शर्मा, ये आपका डी हो जाएगा, शेषानंद शर्मा इसका राइट आंसर। 34, अरुण कोलहक्कर किस जबान के शायर हैं? तो अरुण कोलहक्कर जो है आपके मराठी जबान के ही शायर हैं। नेक्स्ट, के सच्चिदानंद की कौन सी नज़्म आपके निशान में शामिल है? तो के सच्चिदानंद की आपका वह मुलाकात जो है रोशनी बुक में पढ़नी, वो आपका के सच्चिदानंद की नज़्म से शामिल है। तो आप देख सकते हैं रोशनी बुक से भी क्वेश्चंस आते हैं और मैंने आपको पहले ही बताया था और ऑब्जेक्टिव भी कराया है आपको इसका, इससे पहले भी पूरी बुक का मैंने रोशनी का भी और दरख्सा का भी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ आप देख ही रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद है 36, जेल में से इस्म मस्तक की मिसाल है।
इसम मस्तक की मिसाल आपको देना है, यहाँ से क़वाइद से क्वेश्चन है, हो जाएगा पढ़ने वाला, मस्तक यानी कि पढ़ने वाला, इसमें हो जाएगा। 37 यहाँ से अब क़वाइद के क्वेश्चन आ रहे हैं। जेल में हुर्फ कौन है? हुर्फ को पहचानना है, यानी कि आपको हुर्फ मतलब होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन तो 37 का क्या है? विथ। विथ मतलब से, हो जाएगा आपका से राइट आंसर। इसके बाद 38 जेल में से इसमें ज़ात कौन है? तो इसमें ज़ात आपका होगा शरबत जहरीला है, जहर है, आम है। तो 38 का आपका क्या होगा? ज़ात हो जाएगा आपका इसमें से जहर, जहरीला नहीं जहर हो जाएगा। 39 जेल में से लफ्ज़ में से किस लफ्ज़ का अलिफ मकसूरा का इस्तेमाल हुआ है? तो बताना है आपको अलिफ मकसूरा का जो इस्तेमाल हुआ है वो आपका एक ही है, वो है अहमद। अहमद में अलिफ मकसूरा का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट वन 40 में जेल में से किस अल्फाज के वाव मजहूल है? वाव मजहूल की पहचान करनी है आपको। इसका होगा नूर। महमूद तो होगा नहीं, ख्वाहिश भी नहीं, रोज़ भी नहीं, इसका नूर हो जाएगा राइट आंसर। 40 हो गया आपका। यहाँ से 41 देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन और बाकी रह गए आपके। सो चलिए इसको भी पूरा कर लेते हैं जल्दी से। मुनर्रा जेल में से वाव मअदूला किस लफ्ज़ में आया है? तो वाव मअदूला का बताना है किस लफ्ज़ में आया है। यहाँ पर है खूब, ख्वाब, शोर और आपका होर दिया हुआ है। तो इसमें से राइट आंसर होगा वाव मअदूला, तो होगा ख्वाब। इसका होगा ख्वाब राइट आंसर। नेक्स्ट वन जेल में से किस लफ्ज़ में साबका लगा हुआ है? साबका मतलब होता है आपका स्टार्ट, स्टार्ट में, इसको बोलते हैं हम लोग प्रीफिक्स। सफिक्स और प्रीफिक्स आपने पढ़ा होगा, प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में पढ़ा होगा। तो ये आपका उपसर्ग यानी कि प्रत्यय आपको लगाना है। साबका मतलब जो पहले लगा हो। इसमें से कौन है? अजनबी है, अनजान है, अंदर है और इनकार है। तीन में से लफ्ज़ में साबका लगा हुआ है। तो साबका को पहचानना है आपको किस में लगा हुआ है 42 का। तो इसका हो जाएगा अनजान, अनजान हो जाएगा इसका राइट आंसर। अनकार तो नहीं होगा, अनजान, अनजोड़ जान, अनजान हो जाएगा इसका राइट आंसर। 43 जेल में से लाहका यानी कि प्रीफिक्स, मैंने बताया भी आपको। सफिक्स बोलते हैं जो आपको पहले होता है सफिक्स, और प्रीफिक्स मतलब बाद में। प्रीफिक्स मतलब बाद में, बाद में मतलब लाहका। लाहका को बोलते हैं हम लोग प्रीफिक्स जो बाद में होता है। साबका को बोलते हैं हम लोग सफिक्स जो पहले होता है। तो लाहका लास्ट में निशानदेही करना है तो ईदगाह आपका हो जाएगा राइट आंसर 43 का। क्यों? क्योंकि इसमें गाह लगा हुआ है लास्ट में। ईद जोड़ गाह, ईदगाह, जहाँ नमाज़ पढ़नी, ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है उसको हम ईदगाह बोलते हैं। इसके बाद दर्ज जेल में से इससे मारफा कौन है? इसमें मारफा, इसमें मारफा मतलब इसमें खास बताना है, जो खास हो। गंगा एक खास नदी है, नदी तो नहीं होगा, आदमी भी नहीं होगा, पहाड़ भी नहीं होगा। गंगा एक स्पेशल नदी का नाम है, खास नदी का नाम है, इसलिए इस मारफा जो होगा वो आपका गंगा हो जाएगी। इसके बाद रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? तो आपका भाभीजान के किरदार है। 45 के बाद 46 यहाँ पर रह गया है। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? तो ये जो गालिब है आपका खिताब है, गालिब इनका खिताब है। पहले क्या तखल्लुस करते थे? सॉरी, गालिब इनका तखल्लुस है, तखल्लुस है, तखल्लुस। सी आंसर होगा। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में जो गालिब है तखल्लुस है, और पहले तखल्लुस करते थे जो उसका नाम था अशद। पहले असद तखल्लुस करते थे, उसके बाद इन्होंने गालिब तखल्लुस करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है फ़रार किसका अफसाना है? फ़रार किसका अफसाना है? तो बताएंगे आप 47 का जल्दी से बताएं। 47 इसका होगा बी, सैयद मोहम्मद मोहसिन का। इसके बाद 48 है निगार अजीम का असल नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा मेहर निगाल, मलिका मेहर निगार हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो एक संगीन मसला है, संगीन मसला है। खुशगवार नहीं होगा, मुनासिब नहीं होगा, मशगूल नहीं होगा। इसका होगा आपका संगीन, संगीन 49। अब आते हैं 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन पर, जो आज का लास्ट क्वेश्चन और फाइनली क्वेश्चन ये रहने वाला है। आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा गाह कहाँ कायम किया था? तो एक बिहार सूबा के पटना डिस्ट्रिक्ट में एक पड़ता है तेलंगाना, वहीं आपका आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा गाह कायम किया था। सो इस तरह से आप लोगों ने लास्ट तक बने रहें, सो इसके लिए थैंक्स अ लॉट। इसमें मैंने जितने भी वीडियो में आपको
प्रोवाइड किया है। ये वीडियो लंबी यकीनन रही है, लेकिन इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन को करा है आप देख भी रहे थे कि सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इस तरह के आते ही रहते हैं। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। सो अगर से आप इसको लास्ट तक देखा है तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है। इसमें कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी इससे कन्फ्यूज़न हो, आप ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि ख़ता इंसान से ही होती है और मैं भी एक इंसान हूँ। तो ख़ता होती है और जो गलती जहाँ पे आपको देखने को मिलती है प्लीज़ आप उसको कमेंट में मेंशन करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा वहाँ। और किसी तरह की भी आपको परेशानी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसी तरह की वीडियो मेरे चैनल पर है तो आप देख भी सकते हैं। और इसी तरह की पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ भी सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। अल्लाह हाफिज़।